हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हमारे टॉपिक रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, डेफिनेशंस ऑफ इंश्योरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके जो इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, किसको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी भूमिका के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, मनुष्य का जीवन जो होता है अनिश्चित होता है। मनुष्य का जीवन ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर उत्पन्न प्रत्येक जीव और वस्तु जो है, केवल मनुष्य का जीवन ही नहीं, प्रत्येक जीव और वस्तु, उनका जीवन भी अनिश्चितता की बात पर लागू होता है, यानी कि उनके जीवन पर भी अनिश्चितता की बात लागू होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो मनुष्य और संपत्ति आज है, हो सकता है वो कल ना रहे। ऐसा भी संभव है कि बैठे बैठे किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए या लाखों की संपत्ति राख का ढेर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मानव और संपत्तियों के जीवन की अनिश्चितता की हानि से कैसे बचा जा सके। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मनुष्य और जो मानव जीवन और जो एसेट्स हैं, उनके जीवन की जो समाप्त होने की या नुकसान होने की या हानि होने की जो अनिश्चितता है, उससे बचा कैसे जा सकता है। तो अब ये 2 चीज़ें आ गई, एक तो मानव और एक संपत्तियाँ। जहाँ तक मानव जीवन की क्षति से होने वाली हानि की बात है, उसे तो समाप्त करना असंभव है। किंतु देखो, जो मृतक होता है, किंतु मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता अवश्य प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी, जो मृत्यु से क्षति हुई है, उस क्षति को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसके जो पीछे परिवार है उसकी कुछ हेल्प हो सकती है। दूसरी ओर संपत्तियों की क्षति से होने वाली हानि को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, यानी कि संपत्तियों से होने वाली हानि से हम बच सकते हैं इंश्योरेंस के द्वारा। मानव जीवन में संपत्ति की क्षति होने वाली हानि को कम अथवा समाप्त करने का एक ही माध्यम है और वो है आपका इंश्योरेंस। यानी कि मानव जीवन और संपत्ति से जो हानि होती है, उस हानि को कम करने, देखो मानव जीवन की जो हानि हुई है उसको कम नहीं कर सकते, पर परिवार की हेल्प कर सकते हैं, और संपत्ति से जो हानि होती है उसको कम भी कर सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। और ऐसा हम किसके द्वारा कर सकते हैं? केवल इंश्योरेंस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इससे, इस डिस्कशन से आपको इतना पता चल गया कि इंश्योरेंस जो है किस कारण से करवाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। बीमा का अभिप्राय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से एक निश्चित शुल्क लेकर उसके जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है। यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्षकार से कुछ निश्चित राशि लेता है, ठीक है, और बदले में उसका उत्तरदायित्व भी ले लेता है। इस अनुबंध के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा कराने वाले को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर या फिर किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन दे देती है, जिसके बदले में क्या करती है, वो बीमा कराने वाले व्यक्ति से या बीमा कराने वाली जो कंपनी होती है वो कुछ निश्चित शुल्क लेती है और जो बीमा करवाता है वो कुछ निश्चित शुल्क देता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। बी क्या है, बी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन लगा लिया। अब देखो, बी के बिजनेस में हानि होने की संभावना है। बी जाता है ए के पास और कहता है कि मेरे इस बिजनेस में जो सामान है उसका मुझे नुकसान होने का डर है। तो बी क्या करता है, इसको 10,000 रुपीज दे देता है, कहता है मुझे अग्नि से डर है और इसमें यह है 50,000 रुपए का सामान रखा हुआ है। तो बी ने क्या किया, ए को 10,000 रुपए दे दिए। ये 1 ईयर के लिए या फिर घटना घटेगी तब तक ही लागू रहेगा। ए जो बीमा कंपनी है उसने 10,000 ले लिए और बी को कहा कि 1 साल तक इस 50,000 के माल का कोई नुकसान होगा तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपका नुकसान भरूंगा।
तो ये क्या है, बीमा करने वाली कंपनी। इसने क्या किया, एक निश्चित शुल्क के बदले इसका जो हानि होने का दायित्व है 50,000 तक वो भी अपने ऊपर ले लिया, यानी कि उसका उत्तरदायित्व भी ले लिया है। अब देखो इसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती है इंश्योरेंस की, वो कौन कौन सी है तो उनको देख लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन सी शब्दावली है। सबसे पहला आता है बीमित या बीमाकर्ता, इंश्योरर। बीमा करने वाले अर्थात दूसरे के जोखिम का दायित्व अपने ऊपर लेने वाले को बीमा करता यानी कि इंश्योरर कहा जाता है। जो दूसरे का, जैसे अभी एग्जांपल लिया उसमें ए कंपनी जो है वो क्या है, इंश्योरर है। ए कंपनी ने क्या किया था, बी का अपने ऊपर लाइबिलिटी, बी के जो नुकसान होने की थी जो उत्तरदायित्व था वो 10,000 रुपए के प्रीमियम में ले लिया था। सेकंड आता है बीमित अथवा बीमाधारी, बीमाधारी आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंश्योर्ड, जिसका बीमा किया जाता है अर्थात जिसके जोखिम का उत्तरदायित्व बीमा करता अपने ऊपर लेता है उसे बीमाधारी कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, इस जो अभी आपको बताया था इसमें बी क्या है, बी एक इंश्योर्ड पर्सन है यानी कि एक बीमाधारी है जिसने बीमा कंपनी से खरीदा है। अब बात आती है सी, थर्ड जो पॉइंट है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप जो शुल्क लिया जाता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। अभी आपको समझाया, बी ने इसको कितने रुपए दिए थे, 10,000, एक साल के लिए दिए थे, तो ये 10,000 क्या है, आपके प्रीमियम है, इसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। पॉलिसी, बीमा पत्र, वह प्रलेख जिसमें बीमा समझौते की शर्तें लिखी जाती है बीमा पत्र कहा जाता है। अब देखो इसमें शर्तें कौन कौन सी होगी, ए कंपनी ने बी कंपनी को 10,000 का प्रीमियम लेकर उसको 1 ईयर के लिए या फिर जो भी इवेंट होगी, घटना घटेगी तब तक के लिए इसकी जो हानि होने की जो उत्तरदायित्व है वो अपने ऊपर ले लिया। ये सारी बातें जिस कागज पर लिखी जाती है, जिस डॉक्यूमेंट्स पर लिखी जाती है वो क्या होती है, पॉलिसी या बीमा पत्र आप उसको कह सकते हो। ये कुछ टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब आता है पांचवी जो टर्म है वो है सम एश्योर्ड। क्या होती है, बीमित राशि। अब इसको ध्यान से समझना, इस उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कितनी राशि का बीमा कराया जाता है उसे बीमित राशि कहते हैं। अभी देखो अभी आपको बताया था उसमें कितने का करवाया था आपने, 50,000 का बीमा करवाया था, तो वो 50,000 क्या है आपकी सम एश्योर्ड राशि है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बीमा शब्दावली को निम्न उदाहरण में स्पष्ट किया गया है। एक व्यक्ति मिस्टर ए अपनी कार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला से 2.5 लाख का बीमा करवाता है। कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला की। कितने का सम एश्योर्ड कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए का। वार्षिक बीमा किस्त प्रीमियम कितने की होगी, 3,000 रुपए। बीमा करवाने के कुछ दिन बाद ही एक कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाती है। कार को ठीक करवाने में 15,000 खर्चा करना पड़ता है। इस खर्चे का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अब देखो बीमा कंपनी ने तो 2.5 लाख रुपए तक नुकसान की गारंटी ली है, पर यहाँ खर्चा कितना हुआ है, 15,000। तो कंपनी केवल 15,000 ही पेमेंट करेगी। तो इस एग्जाम्पल में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बीमा करता यानी कि मिस्टर ए जो है बीमाधारी, उसका 2.5 लाख बीमित राशि है, 3,000 रुपए प्रीमियम है, और जिस पर लेख पर ये सारी कंडीशन लिखी गई है, शर्तें लिखी गई हैं, उसे क्या कहेंगे, बीमा पत्र कहेंगे। तो ये इसकी कुछ टर्म थी जो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, डेफिनेशन जो दी है वो दी है सर विलियम वेबरिज के अनुसार। बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन, वहन मतलब सहन करने को कहते हैं। द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस, सर विलियम वेबरिज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की मुख्य विशेषताएं। ये ध्यान से करना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 पार्टीज, बीमा अनुबंध के अंतर्गत 2 पक्षकार होते हैं। अभी आपको बताया था एक बीमा कंपनी होगी, एक बीमा करवाने वाला पार्टी बी होगी। एक बीमा करने वाला जिसे बीमक कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं और बीमाकर्ता कहते हैं, या दूसरा बीमा कराने वाला जिसको इंश्योर्ड कहा जाता है या बीमाधारी कहा
जाता है। देखो, जो बीमा करने वाला है उसको, एक को तो हम बीमा करता कहेंगे, करने वाले को तो, ठीक है, और जिसका बीमा किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा, वो बीमाधारी यानी कि बीमित या इंश्योर्ड व्यक्ति आप उसको कहोगे। सेकंड जो है वो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, पूर्ण सद्भाव पर आधारित। बीमा की ये जो विशेषता है यह एक पूर्ण सद्भावना पर आधारित है, विश्वास पर। सद्भावना मतलब एक पूर्ण रूप से विश्वास पर आधारित है। पूर्ण सद्भावना का अभिप्राय है इस बात से कि बीमाधारी बीमे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं ही बीमा कंपनी को दे देगा। जो व्यक्ति अपना बीमा करवा रहा है, अपने से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो विश्वसनीय तरीके से बीमा कंपनी को बता देगा। उदाहरण लेते हैं, इससे समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति जीवन बीमा कराता है और वह किसी विशेष रोग से पीड़ित है, अपने जीवन का बीमा करवा रहा है लेकिन वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो इस बात की जानकारी वह बीमा कंपनी को स्वयं ही देगा कि मुझे फला फला बीमारी है और मैं इस बीमारी के होते हुए भी अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता हूं। ऐसा बीमा कंपनी मानकर चलती है। कंपनी ये मानकर चलती है कि जिस व्यक्ति का हम बीमा करेंगे वो बीमाधारी या जो इंश्योर्ड पर्सन होगा वो अपने बारे में जो भी डिटेल होगी वो खुद अपने आप बता देगा। और यही क्या है, विश्वास, सद्भावना जिसको आप कह सकते हो। इस प्रकार बीमा कंपनी भी बीमित को सभी शर्तें स्पष्ट बता देती है। सेम इसी तरह से जो बीमा कंपनी होती है वो अपनी जो कंडीशन होती है वो भी इंश्योर्ड पर्सन को या बीमाधारी को बता देती है। थर्ड है सहकारी व्यवस्था पर आधारित, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। सहकारिता का मूल मंत्र क्या होता है? सहकारिता का मूल मंत्र होता है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच। अब देखो ये कहावत कैसे लागू होती है, ये आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये मंत्र जो है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। प्रत्येक सबके लिए मतलब सभी लोग जो इंश्योरेंस करवाएंगे वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में एज ए प्रीमियम कंपनी को पैसा देंगे सभी, तो कंपनी के पास काफ़ी सारी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी और फिर उन सब में से किसी को नुकसान हो जाता है तो कंपनी जिसको नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करके, कॉम्पनसेट करके उसको हानि से उबार सकती है। इस कारण से ये मंत्र बना है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अब देखते हैं, इसके अंतर्गत लोग सामूहिक हित के लिए स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं, अपनी इच्छा से इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी इच्छा से। बीमा व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो बीमा की व्यवस्था होती है वो सेम इसी पर आधारित है। इसके अंतर्गत लोग बीमा कंपनी के पास थोड़ा थोड़ा शुल्क जमा कराकर एक बड़े कोष का निर्माण करते हैं और कोष के किसी सदस्य को हानि होने पर उसकी क्षतिपूर्ति एकत्रित कोष में से कर दी जाती है। अतः बीमा भी एक क्या है, सहकारी व्यवस्था ही है, एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है संभावित जोखिम से मुक्ति, फ्रॉम एक्सपेक्ट रिस्क। जो उम्मीद है, संभावना है कि वो रिस्क होने वाला है, तो ऐसे रिस्क से आप इंश्योरेंस करवा के मुक्त हो सकते हो। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव जीवन और संपत्ति को संभावित जोखिम से मुक्ति प्रदान कर सकता है। देखो, जीवन को बचाया तो नहीं जा सकता, पर इतना हो सकता है कि अगर मनुष्य के जीवन का बीमा करवाया हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, इससे इंश्योरेंस के अमाउंट जो मिलती है उससे। फिफ्थ पॉइंट हमारा है संभावित हानि का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संभावित हानि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जाता है। जैसे ए कंपनी है, बीमा कंपनी, बी करवाने वाला है, इसने कुछ अमाउंट देकर अपनी लॉस ही क्या दे दी, ए कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दी। लॉस यानी कि जो हानि होने की संभावना है उस हानि को, अगर हानि हो जाती है तो वो बीमा कंपनी
उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। 6th पॉइंट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का भुगतान। बीमा कंपनी बीमित के जोखिम का उत्तरदायित्व बीमित द्वारा भुगतान की गई राशि के बदले में लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। यानी कि जब तक बीमा करने वाली कंपनी को कोई प्रीमियम नहीं देता है तो उसके लॉस को भी या उसकी संभावित हानि को भी कंपनी अपने ऊपर नहीं लेती। यानी कि एक निश्चित शुल्क, एक प्रीमियम लेकर ही वो जो भी नुकसान होने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है। नेक्स्ट है बीमा के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कई टाइप्स का होता है, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा। तो ये देखो 3 टाइप का मेन मोटा मोटा होता है इसमें। ये 3 टाइप का होता है, अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जीवन बीमा मनुष्य के जीवन का करवाया जाता है, अग्नि बीमा किसी भी वस्तु का करवाया जाता है, और सामुद्रिक बीमा जब हम अपना माल समुद्र के रास्ते द्वारा एक देश से दूसरे देश में बेचते हैं और वहां से लाते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसको सामुद्रिक मैरीन इंश्योरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है घटना का घटित होना, हैपनिंग ऑफ इवेंट। बीमा करवाने के उद्देश्य किसी घटना के घटित होने पर ही पूरा होता है। दावे की राशि का भुगतान तभी प्राप्त होता है जब एक निश्चित घटना घटित हो जाए। अगर घटना नहीं घटित होती है तो कंपनी कुछ भी हेल्प नहीं करती। संपत्ति के बीमे की दशा में उसका क्षतिग्रस्त होना, यानी कि उस घटना का घटा होना चाहिए। घटना अगर घटती है तभी क्लेम ले सकती हैं, अदरवाइज नहीं। ये तो था वस्तु के बारे में। सेकंड आता है दूसरी ओर, जीवन बीमे की दशा में अगर जीवन बीमा आपने करवाया है तो ऐसे दशा में एक निश्चित तिथि से पूर्व बीमाधारी की मृत्यु हो जाना या उस तिथि तक बीमाधारी की मृत्यु ना होना, दोनों पॉइंट है इसमें, मृत्यु हो जाना और मृत्यु ना होना, दोनों ही स्थितियों को घटना का घटित होना माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही दशाओं में बीमाधारी को एक निश्चित धनराशि प्राप्त होगी। चाहे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को ये अमाउंट मिलती है, अगर वो बंदा जीवित रहता है तो उसको खुद को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके गोदाम में 50,000 का माल है और आपने 10,000 रुपए प्रीमियम के देकर उसका अग्नि बीमा करवाया है तो आपको क्लेम तभी मिलेगा जब आपके गोदाम में आग लग जाएगी। अगर पूरा साल बीत जाता है और आग नहीं लगती है या अग्नि से माल नष्ट नहीं होता है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगी। ये 10,000 है वो कंपनी अपने पास ही रखेगी। हाँ, अगर अग्नि से माल नष्ट हो जाता है तो अब 50,000 तक आपको क्लेम दे देती है। 9th नंबर का पॉइंट है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। जो जीवन बीमा होता है इसमें सिक्योरिटी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी। सिक्योरिटी पॉइंट को लेकर चलती है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा करवाया हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, तो फाइनेंशियली सुरक्षा होगी परिवार की। दूसरा इन्वेस्टमेंट, अगर वो व्यक्ति जैसे टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है 12 साल का करवा रखा है, ठीक है, 12 साल का, 12 साल के अंदर उस व्यक्ति की डेथ नहीं होती तो क्या होगा, 12 साल जैसे ही वो कंप्लीट होंगे उसके बाद इस व्यक्ति को वही पैसे मिल जाएंगे, तो एक टाइप से इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो कहा जाता है कि जीवन बीमा के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस में ये दोनों पॉइंट होते हैं, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों तत्व होते हैं इसमें। और बाकी जो बीमा होता है शेष बीमा अनुबंध, बाकी इसके अलावा जीवन बीमा के अलावा जितने भी, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, थेफ्ट इंश्योरेंस हो या मैरीन इंश्योरेंस हो, उसमें केवल सुरक्षा तत्व ही होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 10th पॉइंट है हमारा स्वामित्व जरूरी नहीं, ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। बीमा करवाने के लिए संपत्ति पर स्वामित्व का होना जरूरी नहीं है, अर्थात एक स्वामी अपने माल का तो बीमा करवा ही सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि वह ऐसे माल का भी बीमा करवा सकता है जिसका वो स्वामी नहीं है। जैसे उसने माल बंधक में रख रखा है,
जैसे बंधक पर उधार देने वाला बंधक रखी गई संपत्ति का बीमा भी करवा सकता है। उसने जो है माल को बंधक रख के अपने पास रख के उसके बदले में उधार पैसे दे रखे हैं, तो जो माल रखा गया वो खराब ना हो, चोरी ना हो, अग्नि से नष्ट ना हो, तो ऐसी संपत्ति का भी बंदा बीमा करवा सकता है। इसी प्रकार एक ऋणदाता अपने ऋणी के जीवन का बीमा भी करवा सकता है। जिस व्यक्ति को आपने ऋण दे रखा है उस व्यक्ति के जीवन का बीमा भी करवा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है? तो देखो, जब बीमा व्यवसाय प्रथम बार चलन में आया, पहली बार चलन में आया, तो उस टाइम तो दो ही प्रकार के बीमे होते थे, इंश्योरेंस होते थे। एक तो जीवन बीमा होता था और एक एसेट्स का बीमा होता था। लेकिन आज कोई जोखिम ऐसा नहीं है, कोई भी रिस्क ऐसा नहीं है जिसका इंश्योरेंस ना करवाया जा सके। आज इंश्योरेंस के अनेकों टाइप्स प्रचलन में है। आप उदाहरण देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए जीवन बीमा और संपत्ति बीमा के अतिरिक्त आजकल कलाकार लोग जो है अपनी उंगलियों का बीमा करवाते हैं। गायिका जो सिंगर होते हैं वो अपने मधुर स्वर का करवाते हैं। जो नर्तकियां होती है, डांस करती, वो अपने पैरों का, और जो सिनेमा में काम करने वाली अभिनेत्रियां होती है वो अपनी सुंदरता का भी बीमा करवाती है। इसी प्रकार बीमारी का भी बीमा होता है, दुर्घटना का, चोरी का, बेरोजगारी आदि का जोखिम का बीमा जो है करवा के सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से अनेकों टाइप के, आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें इंश्योरेंस ना हो। आप एक फ़ोन ले रहे हो तो फ़ोन का भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। उसके आपके हाथ से गिरकर टूटने का या वो खराब हो जाने का, इस तरह से। तो आजकल कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी जगह चीज़ नहीं है जिसका इंश्योरेंस ना करवाया जाता हो। चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा थोड़ा। बीमा के मुख्य प्रकार जो मोटे मोटे टाइप है वो पढ़ेंगे हम केवल इसमें। लाइफ इंश्योरेंस, यह बीमा व्यवसाय सर्वाधिक प्रचलित प्रकार का, सबसे पहले ये चला था लाइफ इंश्योरेंस, और सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस कंपनियां है, सबसे बड़ा बिजनेस इसी टाइप का बिजनेस हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस का। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करा सकता है। जीवन बीमा में बीमाधारी को निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप एक निश्चित अवधि से पूर्व उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को, अथवा अगर वो निश्चित अवधि तक जीवित रहता है तो उसको स्वयं को बीमा कंपनी से निश्चित रकम, जितने का करवाया है उतने रुपए का अमाउंट मिल जाता है। जीवन बीमा में जैसा कि आपको बताया कि सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। सेकंड टाइप का आता है जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस सामान्य बीमा, जीवन बीमा के अतिरिक्त बाकी सारे बीमे होते हैं वो किस में आते हैं? सामान्य इंश्योरेंस के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें कौन कौन से थे? मुख्यतः अग्नि बीमा, चोरी बीमा, सामुद्रिक बीमा, इनको शामिल करते हैं। सामान्य बीमा में हम अपने स्कूटर का, कार का, घर के सामान का, अपने माल के जो स्टॉक है उसका भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। सामान्य बीमा को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस, इसके अंतर्गत बीमा कंपनी बीमाधारी को निश्चित प्रीमियम के बदले ये आश्वासन देती है, एक वचन देती है कि यदि उसकी संपत्ति अग्नि से क्षति होती है, क्षति मतलब नुकसान होता है, तो वह बीमे की राशि तक की क्षति को पूरे करेगा। मान लेते हैं 50,000 का आपके गोदाम में माल है, आपने 10,000 प्रीमियम देकर इस 50 का क्या करवा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया है। अगर कंपनी आपको ये आश्वासन, एक वचन देती है कि इस 10,000 रुपए के प्रीमियम के बदले 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर अगर माल अग्नि से नष्ट हो जाता है तो 50,000 तक हेल्प कर सकती है। अगर इससे ज्यादा नुकसान हो गया तो नहीं देगी कंपनी, ये ध्यान रखना है। इससे कम हो गया तो कम ही देगी। यदि बीमा अवधि में अग्नि से क्षति कोई भी न हो तो बीमा अवधि पूरी होने पर बीमाधारी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं ईयर बीत जाता है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ है तो बीमा कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देगी।
अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा तत्व विद्यमान होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है थेफ्ट इंश्योरेंस, चोरी बीमा। बीमाधारी को संपत्ति की चोरी से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। केवल चोरी, अगर आपने अपने माल का केवल थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया तो अगर वो माल चोरी होगा तो ही इंश्योरेंस देगी कंपनी, अदरवाइज नहीं देगी। बीमा कंपनी बीमित राशि तक संपत्ति की चोरी होने से होने वाली क्षति को पूरा करने का वचन देती है। प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए ही होता है। इसका टाइम पीरियड, इंश्योरेंस का ध्यान रखना, टाइम पीरियड 1 ईयर तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर अगले साल का करवाना चाहते हो तो अगले साल फिर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। यह भी अनुबंध प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए ही होता है। यदि बीमा अवधि में बीमाधारी को संपत्ति की चोरी से क्षति ना हुई हो तो कंपनी कोई क्लेम नहीं करेगी। क्षति न हुई हो तो अवधि पूर्ण होने पर बीमा कंपनी जो है उसे बीमा से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी कि बीमा कंपनी कोई भी अमाउंट उसको नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने चोरी का इंश्योरेंस करवाया था, चोरी हुई नहीं है तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था वो कंपनी के पास ही रहेगा, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। चोरी बीमा में केवल सुरक्षा तत्व विद्यमान होता है, विनियोग तत्व नहीं होता। सामुद्रिक बीमा, मैरीन इंश्योरेंस। विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही किया जाता है, क्योंकि जो माल होता है वो शिप के द्वारा एक देश से दूसरे देश के अंदर जाता है, और समुद्र के अंदर जहाज और माल दोनों ही पूर्ण रूप से असुरक्षित होती है, सेफ नहीं होती। एक जहाज के क्षतिग्रस्त हो जाने से ही करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है, जहाज ही करोड़ों रुपए की होती है। तो सामुद्रिक बीमा इस प्रकार की हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें भी केवल सुरक्षा तत्व ही होता है, विनियोग इसमें भी नहीं होता। अब आता है कि बीमे के प्रकारों के आधार पर भारत में बीमा कंपनियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां कौन सी है? पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अंतर्गत कुछ निगम, जैसे कि ये आ गई आपकी LIC आ गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने एक का ही नाम लिखा है, 1-2 के मैं बता देती हूँ आपको। जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की है वो मोस्टली तो यही करती है, और तो सारी प्राइवेट में ही आ जाती है, LIC ही होती है ये। हाँ, निजी क्षेत्र की बहुत सारी होती है। तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, 1-2 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जैसे कि एग्योन रेलिगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारी कंपनियां हैं, पर मैंने 1-2 के ही नाम लिखी हैं। तो इस तरह से जो है इंश्योरेंस करने के लिए सरकारी कंपनियां भी हैं, निगम यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है। और सारी की सारी जो भी कंपनियां हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी इंश्योरेंस का काम करती है। तो ये आज हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और +1 बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी का अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कंप्लीट सिलेबस है। आप घर बैठे सुरक्षित तरीके से, कोरोना से बचते हुए घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जैसे भी टाइम लगेगा कमेंट देखकर आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।